डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की ट्यूलिप सीरीज की जो इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो पोएम हम पढ़ेंगे वो है माय मदर एट 66, जिसे कमला दास ने लिखा है। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कमला दास के बारे में पढ़ेंगे और जो पोएम के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम पोएम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए। कमला दास 1934 2009 यानी कमला दास 1934 को पैदा हुई और 2009 को ये वफात पा गई। वॉज बोर्न इन मालाबार, ये मालाबार में पैदा हुई, केरला। और ये मालाबार कहाँ पे है? ये केरला में है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। फोरमोस्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले शायर हैं, यानी हिंदुस्तान के जो सबसे पहले शायर हैं, इसका शुमार उनमें होता है। ये उनमें से एक हैं ये भी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटिलिटी and the indigenous flavor of the soil। यानी हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, यानी उसके काम मशहूर हैं फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उसकी असलियत के लिए, यानी उनमें असलियत थी। उनके काम जो थे उनमें वर्सिटिलिटी थी। वर्सिटिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अडॉप्ट, यानी अपनाने की सलाहियत भी इसमें थी, यानी ये अपने जो वतन के लोग होते थे उन्हें अपनाती थी। एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल, इंडिजिनियस का मतलब होता है मुकामी और इसका जो अपोजिट है वो फॉरेन है, यानी जो मुकामी जायका था किसका? मिट्टी का, ऑफ द सोयल। इन चीजों के लिए ये क्या थी? मशहूर थी। यानी जो इसके काम थे इसमें ओरिजिनलिटी थी, वर्सिटैलिटी थी, यानी अपनाने की सलाहियत थी, और मुकामी मिट्टी का जायका था। इसके काम इन्हीं चीजों के लिए क्या थे? मशहूर थे। कमला दास हैज पब्लिश्ड मनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स को पब्लिश किया, यानी शाया किया, एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज को, इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश में और मलयालम में, अंडर द नेम मधैवकुति, यानी मधैवकुति के नाम से। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लास्ट इन 1977, यानी कुछ इसके जो काम इंग्लिश में है उनमें क्या है? एक नावल है अल्फाबेट ऑफ लास्ट 1977, यानी 1977। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और इनकी एक कलेक्शन है, मजमुआ है शॉर्ट स्टोरीज का, पद्मावती, द हरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992। In addition to 5 books of poetry, Kamala Das embraced Islam in 1999 and since then was Suraya। In addition to 5 books of poetry, यानी पोइट्री की 5 किताबों के अलावा, यानी शायरी की 5 किताबों के अलावा, कमला दास embraced Islam in 1999, यानी 1999 में कमला दास ने इस्लाम कबूल किया, and since then was Suraya, और तब ये क्या थी? सुरैया। बट लेटर शी रिवर्टेड अगेन, और बाद में ये वापस चली गई, इस्लाम इसने छोड़ दिया, यानी ये रिवर्टेड होगी। रिवर्ट का मतलब होता है ये वापस चली गई, इसने इस्लाम को छोड़ दिया। एंड डाइड इन 2009, और 2009 में ये वफात पा गई। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationships in lyrical idioms। My mother at 66 is such an example। She is a sensitive writer, वो एक हसास मुसन्निफा थी, यानी लिखने वाली थी। Who captures the complex subtleties of human relationship, यानी जिसने इंसानी रिश्तों की जो बारीक नज़ाकतें हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, और सबटलिटीज का मतलब होता है नज़ाकतें, यानी जो पेचीदा नज़ाकतें थी इंसानी रिलेशनशिप की, यानी इंसानी रिश्ते की, उसने इसको समेट के रखा, कैप्चर करके रखा इन लाइरिकल इडियम्स। किसमें? अपने लाइरिकल इडियम्स में, यानी जो इसके गीत के मुहावरे थे उनमें। माय मदर एट 66 इज सच एन एग्जाम्पल, यानी माय मदर एट 66 उसकी एक मिसाल है। तो आइए अब हम इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पहले बच्चों, ये है शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस पोइट्री का, यानी इसमें हमें पता चलता है कि ये पोइट्री किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है। माय मदर एट 66 इज अ शॉर्ट पोएम, यानी माय मदर एट 66 ये एक शॉर्ट पोएम है, यानी ये एक छोटी सी पोएम है, विदाउट अ फुल स्टॉप, यानी इसमें कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। द पोएम इज लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस punctuated by commas but overflowing with thought process। द पोएम इज लाइक ए लॉन्ग सेंटेंस। जो ये पोएम है ये
जैसा एक बहुत बड़ा जुमला है, लॉन्ग सेंटेंस की तरह है, पंक्चुएटेड बाय कॉमास, और इसे अलग अलग किया, पंक्चुएट किया गया है कॉमास से, कॉमास बीच में डाले हैं, बट ओवरफ्लोइंग विद थॉट प्रोसेस, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है यानी जो सोच है वो इसमें बह रही है। ओवरफ्लो का मतलब होता है बह जाना। जैसे आप टैंकी में पानी भरते हो, जब वो भर जाती है फिर और भरते हो तो वो पानी ऊपर से बह जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ओवरफ्लोइंग। यानी जो इसमें थॉट प्रोसेस है वो ओवरफ्लो हो रही है, यानी वो बह रही है, यानी बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में है। द पोएट यूजेस मनी पोएटिक डिवाइसेस टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज। जो पोएट होती है, जो ये शायरा होती है, ये बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करती है टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज, ताकि वो अपने ख्यालात हमारे सामने रख सके। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एजिंग। जो ये पोएम है ये बुढ़ापे के मौजू के इर्द गिर्द घूमती है, एंड फियर, और डर का जो मौजू है उसके इर्द गिर्द घूमती है। दैट एडहर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन, यानी जो इस बात का यकीन दिलाती है कि एक दिन हम इसको खो जाएंगे और ये हमसे इलाहिदा हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो एक दिन उसकी लॉस के बारे में बताती है और उसकी सेपरेशन के बारे में, यानी वो एक दिन हमसे खो जाएगी और हमसे जुदा हो जाएगी। It is a sentimental account of mothers approaching death through lenses of a daughter. यानी ये एक बेटी की जो उसके लेंसेज हैं, जो एक बेटी के लेंसेज हैं, यानी जो उसकी नजर है उसके जरिए माँ के करीब आने वाली मौत का एक जज्बाती बयान है। The daughter is deeply disturbed with the thought of imagining life without her mother. यानी जो डॉटर होती है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, यानी बहुत ज्यादा ये परेशान होती है विद द थॉट ऑफ इमेजिनिंग लाइफ विदाउट हर मदर, यानी वो परेशान होती है किसके साथ, एक सोच के साथ। और वो सोच क्या होती है कि वो ख्याल करती है कि जिंदगी माँ के बगैर कैसी होगी। द पोएट इज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट टू कोचिन विद हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। यानी जो पोएट होती है ये अपने रास्ते पे होती है और ये कहाँ जा रही होती है, एयरपोर्ट की तरफ, हवाई अड्डे की तरफ जा रही होती है जो कोचिन में है। विद हर मदर, अपनी माँ के साथ ये जा रही होती है। सिटिंग बिसाइड हर, जो उसके पास में बैठी होती है। हर मदर लुक्स पेल, उसकी माँ जर्द दिखाई दे रही है, यानी उसका रंग जो है वो जर्द दिखाई दे रहा है। Which makes the daughters realize about the numbered days of her mother, यानी जो इस चीज का एहसास दिलाती है इस बेटी को कि अब इसकी माँ के अब चंद ही दिन हैं। नंबर्ड डेज का मतलब होता है चंद दिन। टू ड्राइव आउट हर नेगेटिव फीलिंग्स, यानी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, अपनी जो इसकी मनफी जो इसके जज्बात थे इन्हें दूर फेंकने के लिए, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी नेगेटिव फीलिंग से, द पोएट लुक्स आउटसाइड द विंडो। जो पोएट होती है, ये जो शायरा है, ये बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है, यानी खिड़की से बाहर देखती है। एंड फाइंड्स चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी, यानी वो क्या देखती है कि जो बच्चे होते हैं ये जिंदगी से भरे हुए होते हैं और विटैलिटी से भरे हुए होते हैं, यानी एनर्जी से भरे हुए होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। विटैलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड एक्टिव, यानी बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और एक्टिव होते हैं, यानी वो एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। Here the poet uses the devices of contrast to show the declining days of her mother. Here the poet uses the devices of contrast, यानी यहाँ पे जो पोएट होती है ये कंट्रास्ट के डिवाइसेस का इस्तेमाल करती है टू शो द डिक्लाइनिंग डेज ऑफ हर मदर, ताकि वो अपनी माँ के जवाल के दिनों को दिखा सके। डिक्लाइनिंग डेज का मतलब होता है जवाल के दिन। एज शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर एट एयरपोर्ट, जैसा कि वो अपनी माँ को अलविदा कहती है एयरपोर्ट पर। द इमेज ऑफ ओल्ड एंड worn out mother in the twilight of years strike her again. The image of old and worn out mother, यानी बूढ़ी और बोसीदा माँ की तस्वीर। In a twilight of years, बरसों की धुंधलाहट में, strikes her again, उससे फिर से टकराती है। But she manages to hide her pain, लेकिन वो अपना दर्द छुपाने में कामयाब हो जाती है। And bids adieu to her mother, और अलविदा कहती है अपनी माँ को with the hope to see her again, इस उम्मीद में कि वो उसे दोबारा देखेगी। रिलेशनशिप इज द न्यूक्लियस ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का, इस नज्म का मरकज क्या है, रिलेशनशिप है, रिश्ता है, यानी रिश्ता इस नज्म का मरकज है। एंड इट्स लव दैट क्रिएट्स एन अनफेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। एंड इट्स लव दैट क्रिएट्स, और इसकी मोहब्बत जो पैदा करती है, एन अनफेडिंग रिलेशनशिप। अनफेडिंग का मतलब होता है न खत्म होने वाला, यानी न खत्म होने वाला रिश्ता पैदा करती है बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में। यानी जो मोहब्बत होती है ये दो लोगों के बीच में न खत्म होने वाला रिश्ता पैदा करती है। The silent agony of the poem reaches its climax when airport hums. The silent agony of the poem, यानी नज़म की खामोश अजियत, एगोनी का मतलब होता है अजियत। Reaches its climax, ये अपनी इंतहा को पहुंचती है। When the airport hums, जब हवाई अड्डे पर आवाजें गूंजती हैं।
as the passengers are requested to filter through the security checkup. जैसा कि पैसेंजर्स जो मुसाफिर होते हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो सिक्योरिटी चेक से अपने आप को फिल्टर करें. And a helpless mother with a wrenching heart and swelling emotions bids helpless goodbye to her helpless daughter. And a helpless mother with a wrenching heart and swelling emotions, यानी एक बेबस माँ भारी दिल के साथ और सूजे हुए जज्बात के साथ bids helpless goodbye, बेबस अलविदा कहती है to her helpless daughter, अपनी बेबस बेटी को. Dear students, आइए अब हम पोएम पढ़ते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, यानी गुज़श्ता जुमा की सुबह अपने वालिदैन के घर से कोचिन की तरफ गाड़ी चलाते हुए. ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाते हुए. I saw my mother beside me, मैंने अपनी वालदा को देखा मेरे पास. beside me यानी मेरे पास एक तरफ. डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, यानी वो आहिस्ता से सो रही थी. ओपन माउथड, खुला मुंह. हर फेस एश्ड लाइक दैट ऑफ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन, यानी उसका चेहरा किसी लाश की तरह झुलस रहा था. एश्ड लाइक दैट ऑफ कॉर्पस का मतलब होता है, कॉर्पस का मतलब होता है लाश, और एश लाइक का मतलब होता है यानी झुलस रहा था जैसा कि एक लाश हो. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उससे दर्द का एहसास हो रहा था. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, लेकिन वो इतनी ही बूढ़ी दिखती थी जितनी वो थी. बट सून पुट द थॉट अवे, लेकिन जल्द ही उस ख्याल को उसने दूर किया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और इसने किसकी तरफ देखा? यंग ट्रीज की तरफ, जो क्या कर रहे थे, जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी जो छिड़क रहे थे अपने आप को. स्प्रिंटिंग का मतलब होता है छिड़कना. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो खुश बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो फैल रहे थे, वो घूम रहे थे आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों के बाहर. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, चंद यार्ड दूर खड़े रहते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा. वैन पेल, यानी उसका जो रंग था वो जर्द पड़ गया था, पीला पड़ गया था. एज ए लेट विंटर मून, जैसा कि आखिरी मौसम सरमा का चांद होता है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और महसूस किया पुराना आम सा दर्द. माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर. बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो कुछ भी मैं कह सकती हूँ, सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देखूंगी अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल, जो कुछ भी मैं कर सकती थी वो क्या थी? स्माइल, मुस्कुराहट. एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराहट और मुस्कुराहट. तो ये थी पोएम. आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा. आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है. आखिर पर हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.